अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम ये कवर करेंगे। एक तो कम हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद इसके पावर्स देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एज़ यूजुअल दोस्तों, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले हम उस चैप्टर की एसेंस समझते हैं कि जेनेसिस क्या है उस ऑफिस की या उस इंस्टीट्यूशन की। अब हमें आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है। क्लियर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अगर हम देख लेंगे इंडिया के केस में, क्योंकि हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होने के अच्छे खासे चांसेस है आपके एग्ज़ाम में। देखिए, अगर हम ये जो यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स इंसर्ट किया है, ये है राष्ट्रपति भवन, जो रेसिडेंस होती है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। दिस इज़ द राष्ट्रपति भवन एंड दिस इज़ द रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो नोन एज, भारत का राष्ट्रपति हम जिसको कहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब खैर, अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, लेकिन इसके पावर्स, प्रेसिडेंट को हम कैसे चुनते हैं और रिलेटेड आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक यानी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है इसको हम कहते हैं सेरेमोनियल हेड ऑफ इंडिया। यानी सेरेमोनियल हेड का क्या मतलब होता है, अगर हम पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में समझेंगे, सेरेमोनियल हेड का मतलब होता है एक फिगर हेड की तरह। अब फिगर हेड क्या होती है? देखिए, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अगर हम एक शिप लेंगे, बात को समझना, अगर हम एक शिप लेंगे और इस शिप में हम समझेंगे कि इस शिप में जो है सोल्जर्स है, ये एक सोल्जर्स का शिप है और इसमें वेरियर्स है और सोल्जर्स है। अब इस शिप पे ऊपर कोई फिगर हेड रखी गई है जो रिप्रेजेंट करती है, फॉर इंस्टेंस, कि इसमें सोल्जर्स है। कोई फिगर हेड हमने रखी है, कोई फिगर रखी है हमने। क्लियर? फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे कोई तोप वोप रखी है। क्लियर? यानी जो रिप्रेजेंट करती है कि इस शिप में सोल्जर्स बैठे हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ लोगे, अगर आप उस पर कोई फिगर हेड रखोगे और वो फिगर हेड रिप्रेजेंट करती है कि इस इंस्टीट्यूशन में क्या है। क्लियर? इसी तरीके से ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये इसी तरह होता है कि ये एक सेरेमोनियल हेड ऑफ इंडिया होता है, ये एक फिगर हेड इंडिया का होता है, लेकिन ये क्या होता है इंडिया का? इसको हम कहते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट होता है इंडिया का। ये एक फिगर हेड की तरह होता है और ये टुटलर हेड होता है। इसके पास हम कहेंगे इन द रियल सेंस अगर हम देखेंगे, इसके पास उतने पावर्स नहीं होते हैं जितने होते हैं किसके पास? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका हेड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। क्योंकि जब मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ाया था, मैंने उस टाइम भी आपको एक आर्टिकल समझाया था। उस आर्टिकल को मेंशन कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैंने कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, दे शुड एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो आप यहाँ पे समझना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सेरेमोनियल हेड होता है इंडिया का, एक फिगर हेड की तरह होता है, ये एक टुटलर्स हेड होता है, ये एक नॉमिनल हेड होता है या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। इसके पास ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये डिजोर हेड होता है। डिजोर का मतलब होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एज ए हेड ऑफ द स्टेट करार दिया है। क्लियर? और ये सिंबल है किसका? यूनिटी का, इंटीग्रिटी का और सॉलिडरिटी जो हमारी नेशन की है उसका हेड है ये। क्लियर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट होता है, ये टुटलर हेड होता है, ये नॉमिनल हेड होता है, ये डीजोर हेड होता है या डीजोर सॉवरेंटी इसके पास होती है। यानी डीजोर का मतलब होता है बाय लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पावर्स दिए हैं। और ये नॉमिनल हेड होता है और ये टुटलर हेड होता है और ये सेरेमोनियल हेड होता है। सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में हम फिगर हेड इसको कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के सॉवरेंटी को, यहाँ की इंडिया की यूनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है,
यहाँ की इंटीग्रिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की सॉलिडरिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह एक फिगर हेड किसी जगह पे अगर हम फिगर लगाते हैं किसी चीज़ की, जिस तरह वो फिगर उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरीके से ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबलाइज करता है यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ नेशन। क्लियर। अब इंडिया के केस में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ये इसको हम इसकी जो रेजिडेंस है दैट इज़ राष्ट्रपति भवन, और ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, और इसको हम 5 साल की जो इसकी टर्म होती है, टेन्योर होती है, 5 साल के लिए हम इसको चुनते हैं। क्यों चुनते हैं 5 साल के लिए ही? ये क्यों नहीं हेरिडेटरी होता है? ये क्यों नहीं लाइफ लॉन्ग अपने इस ऑफिस को एंजॉय कर सकता है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और रिपब्लिक का ये भी मतलब होता है कि हम अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी हम अपने हेड ऑफ द स्टेट को, यानी हम अपने नॉमिनल हेड को, यानी जो यहाँ का सेरेमोनियल हेड है इंडिया का, यानी जो सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ नेशन है, उसको हम फिक्स्ड टेन्योर के लिए चुनते हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे हेरिडेटरी हेड नहीं होता है। क्लियर, क्लियर यहाँ तक? तो ये रही थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब अगर हम ज़्यादा थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे कि ब्रिटिश मोनार्की में क्या होता है, यहाँ पे क्या रिजम्बलेंस है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स योर सिलेक्शन। बात ख़त्म। आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे से सॉल्व, ताकि आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, वो आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, दैट इज़ इट। इसलिए हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, और ये सिंबल होता है यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ नेशन का। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो मैंने इन स्लाइड्स में ऑलरेडी मेंशन की है। क्लियर। दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, एक तो हमने देखा ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये भी हमने समझा इसको हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, और ये भी हमने समझा कि 5 साल के लिए क्यों हम इसको चुना जाता है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है दैट इज़ रिपब्लिक इंडिया। यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको हम फिक्स्ड टेन्योर के लिए चुनते हैं। क्लियर। और दूसरी बात, अब इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, ये कैसे होते हैं? देखिए दोस्तों, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिस तरह अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे हम अपने एमपी चुनते हैं, क्लियर, लोकसभा के लिए, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। आपके पास 18 ईयर्स एज है, पहले कितनी थी वोटिंग एज? पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर्स, उसके बाद उसको 18 ईयर्स रिड्यूस किया गया। किस अमेंडमेंट से किया गया? कमेंट सेक्शन में लिख लो, क्योंकि इसी तरीके से हम चीज़ों को रिकैप भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्लियर। तो जिस बंदे के पास भी, जिस सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास भी 18 ईयर्स वोटिंग एज है, ही कैन डायरेक्टली गो टू द पोलिंग स्टेशन, और वो अपना वोट कास्ट कर सकता है अपने कैंडिडेट को जिसको वो चाहेगा। तो उस हिसाब से हम आप लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन पे जाते हो और उस एमपी को चुनते हो, लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनते हो, और वो आपको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। ये होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या आपने अभी तक ये सुना है, या आपने अभी तक वोट कास्ट किया है प्रेसिडेंट के लिए? नहीं किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है इसको इनडायरेक्टली चुना जाता है। और मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है प्रेसिडेंट का? दैट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये हम इनडायरेक्टली इसको चुनते हैं, और कैसे चुनते हैं, कौन चुनते हैं, कैसे इलेक्ट होता है, वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर? आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसमें ज़्यादा आपको खींचना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड होता है, ट्यूटलर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, और रियल हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं हम? प्रेसिडेंट को कहते हैं हम, ये ट्यूटलर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, और ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन है? दैट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अवार्डेड भारत रत्न इन 1962। ठीक।
तो ये एक फ्रीडम्स, हम कहेंगे कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इसको 2 बार इम्प्रिजन भी किया गया। ही वाज वेल वर्सड इन द संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, हिंदी वगैरह जो भी है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो यहाँ पे मेंशन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। चलिए जी। उसके बाद दूसरा एक प्रेसिडेंट आया, दैट वाज नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो प्रेसिडेंट था, ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोजिड। ये क्वेश्चन मैंने एक दो बार देखा है कि एग्जाम में आया है कि नेम द, नहीं, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन था कि हु वाज द प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोजिड। तो आंसर है इसका नीलम संजीवा रेड्डी, मतलब ये अनअपोजिड इलेक्ट हुआ था। क्लियर। तो ये नीलम संजीवा रेड्डी साहब थे। उसके बाद है कि पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, दैट वाज प्रतिभा पटेल। क्लियर। प्रतिभा पटेल जो थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है यहाँ तक। तो ये प्रतिभा पटेल थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2007 से लेकर 2012 तक इसकी जो टेन्योर थी, तो ये पीरियड था इसका। क्लियर। उसके बाद जो आज का हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज रामनाथ कोविंद। क्लियर। तो ये करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद है दोस्तों, ये है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। पहला था राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आप इनको देखोगे ना, तो 14th प्रेसिडेंट हमें है कौन, सॉरी, तो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है हमें, दैट इज रामनाथ कोविंद। तो ये यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देखना। क्लियर। तो अब है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुनते हैं। अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक जो भी फैक्टर्स थे मैंने आपको वो यहाँ पे मेंशन किए। और दूसरी बात हमने क्या समझा यहाँ पे कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर स्टेट क्यों कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में यूजुअली जो है कंट्री को स्टेट ही कहते हैं। तो अभी तक मैंने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। क्लियर। अब मैंने आपको कहा कि अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्यों कह रहे हैं कि अगर इंडिया एक कंट्री है, सर क्यों कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को ही स्टेट कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर अननेसेसरी आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा तो ये मैं यहीं पे सॉर्ट आउट करता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली कंट्री की जगह जो है वहाँ पे स्टेट ही वर्ड यूज़ करता हूँ, और पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को स्टेट ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं, देखिए एक कंट्री की डेफिनेशन क्या है अगर हम समझेंगे। देखिए कंट्री की डेफिनेशन है सिंपली जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब एक कम्युनिटी या सोसाइटी, मतलब एक कम्युनिटी हो या सोसाइटी जो होती है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो। अब अगर हम इंडिया के केस में देखेंगे, क्या इंडिया, क्योंकि इंडिया तो है एक कम्युनिटी, हमारे पास तो हिटेरोजेनियस सोसाइटी है, डिफरेंट कल्चर्स है, और पॉलिटिकली भी ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे पास मल्टी यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज है। क्लियर। और दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम कहीं किसी कंट्री को स्टेट कहेंगे, उसके उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारे पास तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे तो हमारे पास गवर्नमेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। और तीसरी कंडीशन है कि डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी तो है हमारे पास, इंडिया का अपना एक लैंड मास है, इंडिया की अपनी एक टेरिटरी है, वी हैव ए फिक्सड बॉर्डर्स। क्लियर। और चौथी कंडीशन है एक स्टेट के लिए कि सॉवरेंटी होनी चाहिए। सॉवरेंटी तो है हमारे पास, जब मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। क्लियर। तो ये सारी चारों कंडीशंस हमारे पास है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कंट्री को स्टेट ही कहा जाता है। और जिनको हम स्टेट कहते हैं ना दोस्तों, उनको रीजन्स कहते हैं, उनको प्रोविंसेस कहते हैं। क्लियर। तो खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपकी काम की जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि वर्ड बैक टू बैक स्टेट आ रहा है हमें हर एक लेक्चर में, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। तो प्रेसिडेंट को क्या हम कहते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ये हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। और ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है। जो सिंबल है किस चीज़ का, एक फिगर हेड है किस चीज़ का, यूनिटी का, इंटीग्रिटी का, और सॉलिडरिटी ऑफ नेशन। क्लियर।
अब यहाँ पे ये फैक्टर्स भी मैंने आपको समझाए। अब है क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्टली नहीं होता है। मैंने आपको अभी अभी समझाया, लोग डायरेक्टली इसको नहीं चुनते हैं, बल्कि इसको ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और इसको कौन चुनते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज इसको चुनता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को चुनता है, ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये कोई कॉमर्स कॉलेज नहीं है, ये कोई आर्ट्स कॉलेज नहीं है, ये कोई मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बल्कि ये वो कॉलेज है, यानी ये वो कॉलेज है जो एक प्रेसिडेंट को चुनता है। और इसको हम कॉलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेंबर्स होते हैं डिफरेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। और ये इलेक्टोरल कॉलेज इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो। अब इस कॉलेज में जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, फॉर योर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, इसको एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। क्लियर? अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट को चुनते हैं? एक तो होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक तो वो इसमें टेक पार्ट करते हैं। और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के, और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। क्लियर? अब यूनियन टेरिटरी केस में, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं स्टेट्स में, उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी एमएलएज होते हैं, वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, क्योंकि अब जे.एंड.के भी यूनियन टेरिटरी बनी, अब वो भी इसमें पार्ट ले सकती है, क्योंकि जे.एंड.के का भी स्टेट लेजिस्लेचर है। क्लियर? क्योंकि ये जे.एंड.के भी वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए दिल्ली के पास भी स्टेट लेजिस्लेचर है, पौंडीचेरी के पास भी स्टेट लेजिस्लेचर, और जे.एंड.के पास भी। यहाँ पे ये मिसिंग हुआ है, ये मैं ऐड कर दूंगा जब आपको ये नोट्स मिलेंगे, इसमें आप टेंशन नहीं लेना। अब आप याद रखना ये कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्शन होता है, ये इसको इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इलेक्टोरल कॉलेज में एक तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं जो स्टेट्स के होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरीज में है, एक तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जे.एंड.के में भी ये ना लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका मतलब जब मैंने इलेक्टेड की बात की, देखिए यहाँ पे आप इलेक्टेड देखोगे, यहाँ पे इलेक्टेड देखोगे, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर के, इलेक्टेड मेंबर्स उन यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, क्लियर, या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, क्लियर। और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं किसके? यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। और नॉमिनेटिव मेंबर्स होते हैं किसके? यानी हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो दिल्ली और पौंडीचेरी में है और जे.एंड.के में है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यहाँ पे आप याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, क्लियर। तो सिर्फ आप याद रखना दोस्तों, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ याद रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो भी होते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हो, या उन यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जे.एंड.के, उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, प्लस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं जो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में देखने को मिलती है। क्योंकि जब मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि 6 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उनके जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, वो भी पार्ट नहीं लेते हैं किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी दे आर नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप याद रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर चाहे पार्लियामेंट के हो, नॉमिनेटेड मेंबर चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के हो, नॉमिनेटेड मेंबर चाहे उन यूटीज़ के हो जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, और एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उन स्टेट्स में जो इंडिया के केस में हम देखते हैं
कि स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे है, यानी स्टेट्स में जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उनके मेंबर्स भी इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। क्लियर? तो सिंपली nominated members of both the House of Parliament, nominated members of state legislative assemblies, the members of both elected and nominated of the state legislative councils, and the nominated members of legislative assembly of Delhi and Pondicherry, अब तो J&K भी आया, do not participate in the election of the president of India. क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना, ये जो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी है ना, ये आप सिर्फ याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ ये 3 आप याद रखना, रेस्ट पार्ट नहीं लेते बस, क्योंकि इससे आपकी लेबर बच जाएगी। क्लियर? तो आप याद रखना कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, एक तो वो पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। क्योंकि अभी तक तो यही डाटा अवेलेबल थी, लेकिन अब J&K के पास भी है स्टेट लेजिस्लेचर, अब वो भी पार्ट ले सकती है। क्लियर? और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, ये इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पे आप समझना, देखिए हमने अभी तक समझा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। क्लियर? इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, और जो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में हमने देखा कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, या उन यूटीज़ के जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, वो इस इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। वो मतलब दे फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नॉमिनेटेड मेंबर्स या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इसमें पार्ट नहीं लेता। ये हमने अभी तक समझा। और जब मैंने कहा कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, अब जो मेथड ऑफ इलेक्शन है कि कैसे इसको चुनता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है, उसके लिए हमारे पास जो मेथड है इलेक्शन का, दैट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी एक प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप सिर्फ याद रखना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट इलेक्शन और इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स हैं, ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो भी डाउट्स होंगे जब भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, जो भी डाउट्स या डिस्प्यूट कोई क्रिएट होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो सारा जो है डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब क्वालिफिकेशन क्या है एक प्रेसिडेंट के लिए? क्वालिफिकेशन यही है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओब्वियसली फॉरेनर थोड़ी बनेगा यहाँ का प्रेसिडेंट। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स एज। क्लियर? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो क्वालिफिकेशन एक मेंबर ऑफ लोकसभा की होनी चाहिए, एक तो वो चीज़ें होनी चाहिए, इसकी लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी ये क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी बात 35 ईयर्स एज। तीसरी बात कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, इसको सब्सक्राइब जो है, मतलब सपोर्ट एट लीस्ट 50 इलेक्टोर्स का होना चाहिए, और 50 इलेक्टोर्स का एज सेकेंडर्स एंड प्रपोजर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके एनालिसिस में मत जाओ, आप 50-50 याद रखना कि अगर वहाँ पे आएगा कि प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, जो इसको सब्सक्राइब करनी चाहिए कि नहीं। जब एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टार्ट होता है, जो कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाता है किसके लिए? इलेक्शन के लिए। इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाता है, इसको एटलीस्ट सब्सक्राइब करने चाहिए 50 इलेक्टोर्स एज प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स। आप 50-50 याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन पुट अप होगा द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइबर, नीचे होगा 50-20 60 100, तो आप 50 वहाँ पे लगाना। ठीक है ना? तो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या एनालिसिस में दूंगा, यहाँ पे क्या मैं डीप में पढ़ाऊँगा, यहाँ पे उतना खास नहीं है। अब जो ओथ है प्रेसिडेंट का, वो कौन एडमिनिस्टर करता है? वो एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारा CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊँगा, हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा, वहाँ पे हम इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देख लेंगे, प्रेजेंट में कौन है, पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, ये सारी चीज़ें हम
तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे याद रखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक, अगर वो एबसेंट होगा तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर वो एडमिनिस्टर करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। देखिए मैंने जब आपको पहले ही कहा था कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है प्रेसिडेंट की दैट इज़ 5 years। क्लियर। लेकिन 5 साल से पहले भी ये रिजिग्नेशन देगा। कोई प्रेसिडेंट जो होगा वो कहेगा कि मुझे रिजाइन करना है, तो ये रिजिग्नेशन किसको देगा, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिजिग्नेशन प्रेजेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ाए थे, चीज़ें ऐसे ही रिकैप होती है दोस्तों, इसलिए रिकैप करो। हु इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे ये भी कहा था, ये वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, एक स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल हम कहेंगे एक्सेप्शन है यहाँ पे, कि ये वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो खुद मेंबर होता ही नहीं है राज्यसभा का, लेकिन फिर भी ये होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका, राज्यसभा का, जिसको हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहते हैं। क्लियर। ये मैंने पढ़ाया था आपको पार्लियामेंट में। और मैंने ये भी कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी एक्स ऑफिसो का मतलब होता है बाय वर्चू ऑफ ऑफिस, एक वाइस प्रेसिडेंट जब वाइस प्रेसिडेंट है तभी ये चेयरमैन यानी चेयरपर्सन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का है। तो राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, दैट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसी ही चीज़ें दोस्तों रिकैप भी होती है, हमें ऐसी ही चीज़ों को रिकॉल भी करते हैं और ऐसी ही चीज़ें याद भी रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आया तो अपने दिमाग में जब भी आप पढ़ा करोगे वाइस प्रेसिडेंट आया तो जहन में रखो कि नहीं, हमने पार्लियामेंट पढ़ा था और वहाँ पे ये है प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका, ये है राज्यसभा का प्रेसिडेंट। तो ऐसी चीज़ों को रिकॉल किया करो। क्लियर। क्योंकि ऐसे फिर आपको ज़्यादा रिवीजन भी नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे फिर चीज़ें क्रोनोलॉजी के इन अ क्रोनोलॉजिकल वे याद भी रहती है आपको और इन्हें स्टोरी फॉर्म याद रहते हैं। ठीक। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने क्या देखा, इसकी टेन्योर जो होती है, टर्म होती है 5 years, और 5 साल से पहले भी ये रिज़ाइन कर सकता है अगर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी हो कि मुझे रिज़ाइन करना है। ठीक है ना। तो ये रिजिग्नेशन किसको देगा, ये रिजिग्नेशन लेटर देगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और दूसरी बात, इसको रिमूव भी कर सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म दैट इज़ 5 years। कैसे रिमूव कर सकते हैं, कि इसको रिमूव भी कर सकते हैं एक प्रेसिडेंट को, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हम क्या कहते हैं, कि जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। क्लियर। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट जो है ये फॉर इंस्टेंस जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ ये तब तक ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंजॉय करेगा जब तक ना नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा। ये बात भी है। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज, एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये री इलेक्ट होता है नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस अगर रामनाथ कोविंद हमारा आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो कल जब इसकी टेन्योर ख़त्म हो जाएगी 5 साल की, 5 साल की, उसके बाद ही फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, नए से इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद जब वो 5 साल की टेन्योर ख़त्म हो जाएगी ये फिर से बन सकता है। नंबर ऑफ टाइम है, जितनी टाइम तक ये इलेक्शन जीतेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जितने टाइम तक इसको नॉमिनेट किया जाएगा पहले, उसके बाद ये इलेक्शन जीतेगा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे हम यूएसए में क्या देखते हैं कि एक प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो यूएसए का होता है वो 2 टर्म्स के अलावा से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। वहाँ पे ये रखा गया है कि यूएसए में क्या है कि ए पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। ठीक है ना। तो चलिए, अब मैंने अभी आपको कहा कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है टर्म दैट इज 5 years। अब इम्पीचमेंट हम कैसे प्रेसिडेंट को कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है। रिजिग्नेशन तो हमने देखा, ये वाइस प्रेसिडेंट को अपनी रिजिग्नेशन देगा। ठीक है ना। 5 year की एक नॉर्मल टेन्योर हमने देखी कि 5 साल के बाद जब नया प्रेसिडेंट आता है तो ये अपना ऑफिस वैकेट कर सकता है। ये भी हमने देखा कि ये नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट हो सकता है। बट रिमूव कैसे किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, अब यहाँ पे वो प्रोसेस हम थोड़ा समझेंगे। देखिए, एक प्रेसिडेंट को रिमूव क्यों करेंगे, अगर प्रेसिडेंट चुना गया इसको रिमूव क्यों करना है, उसके लिए बेसिस क्या है, उसके लिए ग्राउंड्स क्या है। उसके लिए दोस्तों यही ग्राउंड्स है, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्वेश्चन 1-2 बार देखा है कि
प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना हो यानी प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर दैट इज़ 5 years, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अगर करना हो उसके लिए ग्राउंड्स क्या है? उसके लिए यही ग्राउंड्स है अगर प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। एक प्रेसिडेंट ने अगर वायलेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो इसको रिमूव किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप कहोगे सर ये वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दोस्तों वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिफाइन जो है, ये जो फ्रेज यहाँ पे मेंशन है जिसके ग्राउंड्स पे एक प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है ही नहीं ये फ्रेज। बस जब डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैं कहाँ से आपको समझाऊंगा, बात है ना। अब यहाँ पे सिंपली आप याद रखो, लिटरल मीनिंग तो यही है कि जो बंदा वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को उसका हम कहते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन डिटेल्ड फॉर्मेट में इन एनालिटिक फॉर्म में ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेज है जिसके बेस पे एक इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को बिफोर द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज़ 5 years, ये जो है ये डिटेल्ड डेफिनेशन इसकी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो मैं भी नहीं बता सकता। क्लियर? चलिए अब इतना यहाँ पे याद रखो, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब दोस्तों प्रोसेस क्या है कि अब अगर लगा कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, अब इसके बाद इसको रिमूव करना है, इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, तो कैसे करेंगे? पहले इसके लिए ये प्रोसेस है कि ये इम्पीचमेंट चार्ज जो है इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाएगा इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, और उस रेजोल्यूशन को साइन करने चाहिए 1/4 ऑफ द मेंबर्स उस हाउस में जिस हाउस में इस रेजोल्यूशन को यानी इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया गया, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। उसके बाद जिस हाउस में इसको इनिशिएट किया गया, स्टार्ट किया गया, वहाँ पे 1/4 ऑफ द मेंबर्स इसको साइन करने चाहिए। उसके बाद जब इसको साइन किया गया उसके बाद 14 दिन की नोटिस, एडवांस नोटिस देनी है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई साहब अब आपको इम्पीच किया जाएगा, ग्राउंड्स ये है, ऐसे वैसे, अभी इनिशिएट प्रोसेस हो गई, 1/4 ऑफ द मेंबर्स ने इस पे साइन किया है। उसके बाद ये मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस जो होंगे, जो मेजॉरिटी होगी किसकी? दूसरे हाउस की, वो इसको पास करने चाहिए। जब ये दूसरे हाउस को सेंड की जाएगी उसके बाद क्या होगा? जब ये सारी प्रोसेस होगी, पहले 1/4 से इनिशिएट की गई ये इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसके बाद मेजॉरिटी से इसको पास किया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इम्पीच किया जाता है। क्लियर? तो इतनी प्रोसेस आप याद नहीं रखना, आप सिर्फ रखना ग्राउंड से याद। उसके बाद जब दूसरे हाउस में मेजॉरिटी से इसको पास किया गया उसके बाद इसको क्या रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट को। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं तो ये आप याद रखना या पढ़ लेना, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते। दोस्तों आप याद करो, देखिए मैंने जब आपको पढ़ाया था, क्या मैंने पढ़ाया था इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें हमने क्या देखा था? क्योंकि रिकैप करो यहाँ पे उसके रिलेटेड और एक चीज़ आने वाली है, एक अच्छा कंसेप्ट आने वाला है। मैंने कहा था कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है और उसको इलेक्ट करता है कौन? इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में हम देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दो ड्यूटीज जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, और कहाँ पे है? दिल्ली और पौंडीचेरी में। क्लियर? अब J&K में भी है। और मैंने कहा ये टेक पार्ट करते हैं किस में? इलेक्टोरल कॉलेज में, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। क्लियर? लेकिन जब इम्पीच होता है प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट के टाइम पे सिर्फ पार्लियामेंट इसमें पार्ट लेता है। इम्पीचमेंट के टाइम पे यानी जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, इस टाइम पे सिर्फ पार्लियामेंट पार्ट लेता है। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स है, चाहे दिल्ली हो, पौंडीचेरी हो, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते हैं। इनका कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या इम्पीच करने के लिए। तो हमने क्या समझा दोस्तों? हमने ये समझा जब प्रेसिडेंट को चुनना होगा उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स, यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है यानी दिल्ली एंड पौंडीचेरी, नाउ वी हैव J&K आल्सो। क्लियर? ये और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे यानी प्रेसिडेंट को चुनने के टाइम पे यानी इलेक्टोरल कॉलेज में ये पार्ट लेते हैं और इनका रोल होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करना होगा इस टाइम पे क्या है, इस टाइम जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है या यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर दैट दिल्ली पौंडीचेरी, ये इम्पीचमेंट के टाइम पे यानी प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना होगा उस टाइम ये पार्ट नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट को जब इम्पीच करना होगा यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट पार्ट लेता है। क्लियर? बस यही कंसेप्ट है। और दोस्तों याद रखना कि अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, रिमूव हुआ है ऑफिस से। अब दोस्तों है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अब मैं आपको इसी लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करता। लेकिन अब क्या है दोस्तों, आज आपको एक बेस बनी कि प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो इसको एक रिवाइज मारना और उसके बाद अब इसके पावर्स ख़त्म करेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ करेंगे। बात ख़त्म हो गया हमारा ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये चैप्टर भी कंप्लीट। और आप टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले या मिनिमम 1 वीक पहले आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। इसलिए टेंशन मत ले लो, मज़े से रहो, अच्छे से रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए पावर्स और फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे उस टाइम पे। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए टेक केयर।